नमस्कार, इन टीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उससे एक अहम जानकारी निकलकर यह आ रही है कि सीबीआई को जांच के आदेश कोलकाता हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने अस्पताल प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हैरानी की बात है कि अस्पताल प्रशासन ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। तो महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आ रही है और इसमें सीबीआई जांच की जो एक बड़ी मांग, डॉक्टर्स की कोर्ट मॉनिटर जांच की, सीबीआई जांच की जो बड़ी मांग की जा रही थी, उस मांग को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच की जाए इस पूरे मामले की। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें आशंका है कि जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं अस्पताल प्रशासन पर उन्होंने कहा कि वो परिवार का साथ देता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में जो 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार और उन बेरहमी से हत्या का जो पूरा मामला है, उस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें ऐसी शंका है, ऐसा डर है कि कहीं ना कहीं ये जो सबूत हैं उससे छेड़छाड़ की जा सकती है और इसी वजह से सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए। 3 हफ्ते बाद फिर से इस पर सुनवाई होगी। मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने ये रिपोर्ट भेजी, आपको पहले वो दिखाते हैं। देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का मामला है, इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दी है। आज सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का ये निर्देश आया है कि कल सुबह 10 बजे तक जो तथ्य है, जो एविडेंस है इस मामले में, ये सारे जो एविडेंस है सब कुछ 10 बजे सुबह तक सीबीआई को हैंडओवर करना है केस डायरी के साथ। आज सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो रवैया था उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनका लैप्स को भी हाईलाइट किया। ऐसा माना जा रहा था कि पहले इस मामले में अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर हुआ था, जिसके वजह से आरोप ये उठे थे कि कहीं क्या यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश हो रहा है। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पे और स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर यहाँ पे सफाई दिया कि जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं होता तब तक पुलिस के जो कार्रवाई है वो अननेचुरल डेथ के केस रजिस्टर करके होता है और कंप्लेंट फाइल होने के बाद केस रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि परिवार वालों ने शायद शाम को जाके केस रजिस्टर किया है, उनकी स्थिति ऐसी थी वो शाम को पहुँच पाए। लेकिन अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में जब अस्पताल के अंदर एक महिला छात्र का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिले हैं, तो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कंप्लेंट फाइल नहीं किया तुरंत, इस पर सवाल उठाए हैं। और साथ साथ जो प्रिंसिपल थे उस वक्त संदीप घोष, जिसको रिजाइन करने के कुछ ही घंटों बाद फिर से एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, उस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या ज़रूरत था, क्या इतनी जल्दबाजी थी इनको रीइंस्टेट करने की और क्यों ऐसा किया गया, और उनको लंबे लीव पर, लॉन्ग लीव पर भेजा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने, रिलीविंग हिम ऑफ हिज ड्यूटीज। सो ये ज़रूर एक स्थिति बनी है और सीबीआई के पास जांच सौंप दी गई है। हालांकि इस मामले में जो विक्टिम है उनके परिवार ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने आए और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग रखे। और इसके साथ कई सारे पिटिशंस थे जो ऑपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा भी फाइल किया गए थे और इसमें ज़रूर एक केस रजिस्टर हुआ है और इस केस में ज़रूर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको सीबीआई के पास सौंपी गई है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठाया, ये भी कहा है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन परिवार के जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ नहीं थे और विक्टिम के परिवार के साथ भी नहीं थे।
सौरभ ये सारी जानकारी इस वक्त दे रहे थे कोलकाता से हाईकोर्ट का बड़े फैसले के बाद। लेकिन जिस तरीके से वहां पर यह घटना हुई उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं डॉक्टर्स जो हैं, खासतौर से महिला डॉक्टर्स, अपनी सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं। देश भर के डॉक्टर्स एक साथ कोलकाता में जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई है उससे गुस्से में हैं, उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि वर्क प्लेस पर यानी कि काम करने की जगह पर उन्हें सुरक्षा तो जरूर दी जाए। दिल्ली में एम्स अस्पताल में एम्स समेत कई अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस दौरान आपात सेवा जारी है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फैकल्टी और नर्सिंग यूनियन को भी अपने साथ आने का आह्वान किया है। कल एम्स, सफदरजंग, आरएमएल समेत दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मिले थे और कोलकाता की घटना की सीबीआई जांच की उन्होंने मांग रखी थी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार तक का समय दिया है, इसके बाद ही सीबीआई की जांच पर फैसला होगा। लेकिन अभी कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई जांच का जो रास्ता है, जो उनकी एक मांग है, वो बिल्कुल मान ली गई। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है, लेकिन स्वास्थ्य सचिव की तरफ से उन्हें इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। डॉक्टर एसोसिएशन का प्रोटेस्ट कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद आज फिर शुरू हो गया है और ये रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो दिल्ली एम्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये देखें लगातार नारे लगा रहे हैं, अपने साथी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनके साथी के साथ हुआ है वो गलत है, उसकी पूरी तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज दूसरा दिन है इन डॉक्टरों के प्रोटेस्ट का और आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे तमाम डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश है, मैं ऑर्थो डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूं और आज हम इस प्रोटेस्ट में सब भागीदारी दे रहे हैं अपनी, क्योंकि जो कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ है बहुत ही शर्मनाक है और उसके लिए हम सब जस्टिस की मांग करते हैं जल्द से जल्द। हम चाहते हैं डॉक्टर्स के लिए सीपीआई एक्ट जल्द से जल्द लागू हो ताकि इस तरीके की दुर्घटना फिर से ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो ये डॉक्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि वो इनकी मांग ये कि जो से घटना हो वो किसी और के साथ ना हो। हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स हैं। मैडम क्या नाम है? डॉक्टर रिचा मिश्रा। डॉक्टर रिचा, ये प्रोटेस्ट आप लोगों का दूसरा दिन है, अब तक क्या क्या बातें आप लोगों की हुई है किसी सरकार के लोगों से? क्या लगता है क्या क्या मांगे पूरी होने की उम्मीद है? ये सिर्फ दूसरा दिन नहीं है, जब ये इंसिडेंस हुआ था पहले ही दिन हमने ब्लैक बैजेस का इस्तेमाल किया था, दूसरे दिन हमने कैंडल मार्च निकाला था शाम को। तो कल स्ट्राइक का पहला दिन था, इमरजेंसी सर्विसेज कहीं पे भी बंद नहीं है, आज दूसरा दिन है। लेकिन मैडम अभी भी तमाम जो मरीज आ रहे हैं उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कब तक मांग पूरी हो सकती है और कब तक ये स्ट्राइक चलेगा? स्ट्राइक मांग पूरी होने तक चलेगा। इसका कारण यही है कि अगर बीच में आप रोकते हैं वो मांगे वहीं पे रुक जाती हैं। जहाँ तक पेशेंट्स का सवाल है, कोई भी पेशेंट को अभी जितनी सुविधाएं जो प्लान्ड सर्जरीज है काफ़ी हद तक हो रही हैं। जो पेशेंट्स हैं अपॉइंटेड है, दूर से आ रहे हैं काफ़ी। मैं कल अपनी ओपीडी फिनिश करके यहाँ आई हूँ, जबकि वो एक नॉन एसेंशियल पार्ट था, बट अब एसेंशियल ड्यूटीज़ हम धीरे धीरे बंद कर रहे हैं जैसे जैसे ये न्यूज़ डिसेमिनेट हो रही है। इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल भी बंद नहीं है और यहाँ जो इमरजेंसी जिस चीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल देखिए ये जो डॉक्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि भले इनकी स्ट्राइक चल रही हो लेकिन जो इमरजेंसी सर्विस है उसको ये बंद नहीं कर रहे हैं, बस ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने साथी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो लगातार बड़ा सवाल बनती जा रही है, पर उसको लेकर कोई ठोस एक्शन नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो तस्वीरों में कि तमाम डॉक्टर्स ये एम्स जो कैंपस है, दिल्ली का जो एम्स है उस कैंपस के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी साफ तौर पे मांग है। आप देखिए कि तमाम ये स्लोगन्स लिखे हैं, ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर। तमाम ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं ये दिल्ली के एम्स कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो डॉक्टर की सुरक्षा है उसको लेकर सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट बने, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जो ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो उसको मुआवजा मिले, उसके परिवार को की हेल्प की जाए। इसके अलावा जिस जगह पे डॉक्टर की मौत हुई है वहाँ पे कोई कैंपस, कोई ब्लॉक, कोई ऑडिटोरियम
उसका नाम उस छात्रा के नाम पर रखा जाए। तो ये छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। वहीं कोलकाता में जिस तरीके से ये जो रेप और हत्या की घटना हुई है, जैसे मैंने बताया, पूरे देश के डॉक्टर्स एकजुट हैं। दिल्ली से आपने रिपोर्ट देखी, जयपुर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। इससे जो SMS अस्पताल है, जो मेन बड़ा अस्पताल है वहाँ पर जयपुर में, वहाँ पे मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। वहाँ पर क्या हाल है, हमारे सहयोगी सोमू आनंद रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या को लेकर के पूरे देश में उबाल है। डॉक्टर अलग अलग हिस्सों में स्ट्राइक पर हैं और राजस्थान के भी SMS अस्पताल समेत अन्य जिलों में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनका प्रोटेस्ट जारी है। क्या क्या मांगे हैं प्रमुख रूप से आप लोगों की, और किन मांगों को लेकर के आप लोग अभी स्ट्राइक कर रहे हैं? बंगाल के अंदर जिस परिवार के साथ एक घटना हुई है, जिस साथी के साथ एक घटना हुई है, उसकी जांच को CBI को दिया जाए, फैमिली को कंपनसेशन मिले और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ताकि आगे से कोई भी ये घटना करने से पहले, ये दरिंदगी करने से पहले 2 बार विचार करे इस पर। और इसके अलावा जो राजस्थान के हालात है, जो SMS के हालात हैं, जाके DDR होगी, जाके सेफ्टी की इशू हो गई, सिक्योरिटी कोलैप्स हो रखी है, यहाँ पे गार्ड मोर देन 60 ईयर के हैं। तो इन सबको एक सरकार विद इन टाइम फ्रेम हमसे प्रॉमिस करे कि हम इस डेट तक ये सारा काम करवा देंगे। अभी आप लोगों की बातचीत हुई है किसी प्रशासनिक अधिकारी से, सरकार के किसी नुमाइंदे से, जिनको आपने अपनी मांगें बताई हैं? हमने जब कल रात को हमने स्ट्राइक कॉल की थी, उसके तुरंत बाद हमने अपने प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म किया था, ये बात हुई है। लेकिन अभी भी हम प्रिंसिपल ऑफिस सामने खड़े हैं, तो देखते हैं प्रिंसिपल सर अगर हमसे बात करना चाहते तो जरूर आएंगे। हम तो अपनी मांगों के लिए, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए, जिससे बात करनी पड़ेगी, जहाँ जाना पड़ेगा, चाहे सड़कों पर बैठना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल। आप लोगों के लिए इस कैंपस में, हॉस्पिटल में क्या कुछ इश्यूज़ हैं जो आप लोगों को लगता है कि जो चीज़ें तुरंत सॉल्व होनी चाहिए? SMS में जैसे कि डॉक्टर्स रूम प्रोवाइडेड है, लेकिन सिक्योरिटी ऐसी है कि जब हम 36-48 आवर्स की शिफ्ट के बाद सोते हैं, पेशेंट के अटेंडेंस कभी भी वहाँ पे घुस आते हैं, हमको टच करके उठाया जाता है कि अटेंड कर लीजिए। एंड सिचुएशन ऐसा है कि ना वाटर सप्लाई है, तो पानी के लिए भी हमको रात को अकेले कॉरिडोर मतलब क्रॉस करके अंधेरे में जाना पड़ता है दूसरे वार्ड में लाने के लिए। तो ये सब एक बेसिक ह्यूमन राइट है, सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें। एंड उसके अलावा इमरजेंसी में, ट्रॉमा इमरजेंसी हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, कभी इतना केओटिक होता है कि कभी भी ऐसा लगता है कि अभी ही पिट सकते हैं। एंड सिक्योरिटी गार्ड्स का ऐसा हाल है कि ऑल्दो प्रोवाइडेड है, बट दे आर नॉट efficient enough, capable enough to protect us. एक तरफ एक महिला डॉक्टर, 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उससे पूरा देश सकते में। हम सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। दूसरी तरफ बलात्कार का घोषित दोषी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से फरलो पर बाहर आ रहा है। दोनों जुड़े हुए मामले नहीं हैं, लेकिन कम से कम ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से कानूनों को और सख्त करने की आवश्यकता है। और अगर कोई बलात्कार का दोषी बार बार इस तरीके से बाहर निकल के आ जाता है, तो क्या ये हमारे पूरे न्यायिक सिस्टम पर और खास तौर से हमारे देश की राजनीति पर एक बड़ा सवाल नहीं है? गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। सुनेरिया जेल से पुलिस सुरक्षा में गुरमीत राम रहीम को निकाला गया है। फरलो के दौरान वो बागपत के बरानवा जो उनका आश्रम है वहां पर रहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा था कि सोच समझकर राम रहीम को फरलो दे राज्य सरकार। बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम ने जून 2024 में एक बार फिर से फरलो की मांग की थी। 21 दिन की फरलो मिली है। 21 दिन की फरलो मिली है उनको अपना जन्मदिन मनाने के लिए, पर वो सिर्फ एक बहाना है। राम रहीम की 21 दिन की फरलो के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होती है, जिसमें कैदी कुछ दिन के लिए बाहर जा सकता है, रिहा हो सकता है। ये कैदियों का, जो भी कैदी होते हैं उनका हक है कानूनी। फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है। यह सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है। यह आमतौर पर उस कैदी को मिलती है जिसे लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो। इसका मकसद होता है कि कैदी अपने परिवार और समाज के लोगों से मिल सके। लेकिन गुरमीत सिंह राम रहीम को लगातार और बार बार, और खास तौर से जब भी कोई चुनाव होता है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में कोई बाय इलेक्शन होता है, उसके साथ साथ जब इनको छुट्टी मिलती है तो इस पर जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। और
मैं जरा थोड़ा आपको बताता हूं कि कितनी आसानी से, क्या जो ये अधिकार है फरलो का, देश के सभी कैदियों को इतनी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इन पर तो कुछ जबरदस्त मेहरबानी है। ऐसा लगता है कि ये जेल में नहीं, सिर्फ फरलो में रहते हैं। 4 साल में 10 बार, 2022 से अगर 20 से अगर हम बात करें तो 10 बार गुरमीत सिंह राम रहीम को फरलो मिल चुकी है। 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल मिली थी। 21 मई 2021 को 12 घंटे की इन्हें पैरोल मिली थी। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो पे आए। जून 2022 में फिर 30 दिन की फरलो पे आए। 14 अक्टूबर 2022 को फिर 40 दिन की फरलो पे आए। 21 जनवरी 2023 को अक्टूबर में 40 दिन बाहर रहने के बाद बिल्कुल जनवरी में फिर से 40 दिन की फरलो मिली। फिर 20 जुलाई 2023 को 23 दिन की मिली पैरोल। 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो इन्हें फिर मिली। जनवरी 2024 में, इसी साल में अगर आप देखें तो 50 दिन की एक पैरोल मिल चुकी है। और फिर 13 अगस्त को 2024 में 21 दिन की फरलो और मिल गई है। अब आएंगे वो वीडियो, ये तलवार से केक काट रहे होंगे, अपने प्रवचन दे रहे होंगे, पर भूलिए मत ये व्यक्ति बलात्कार का दोषी है और इस दोषी को लगातार इस तरीके से रियायत दी जाती है। और खास तौर से कोई इलेक्शन या बाय इलेक्शन आसपास हो तो बिल्कुल इन्हें रियायत मिलती ही मिलती है। तो राजनीति पर भी और साथ ही साथ समाज के तौर पर क्या हमें यह मंजूर है, जब हम एक 31 वर्षीय लड़की की, एक डॉक्टर की हत्या की, बलात्कार के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, तो क्या दूसरे दोषी जो बलात्कार के दोषी हैं उन्हें इतनी आसानी से छुट्टियों पर जाने का मौका मिलना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर लगातार जिस तरीके की देश के अंदर आवाज उठ रही है, बार बार बात होती है हम कहां देश को लेकर जा रहे हैं। राजस्थान की जरा खबर देखिए, ये भी आपको बताएगी कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का आलम क्या है। राजस्थान के नागौर में मानवता को शर्मसार करने वाला यह वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में एक युवक अपनी पत्नी को, क्योंकि उसकी पत्नी है तो उसने मान लिया कि उसकी जायदाद है, अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो 1 महीने पहले का बताया जा रहा है। पुलिस ने युवक प्रेम राम मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। 1 महीने बाद अब गिरफ्तार हुआ है क्योंकि वीडियो दिखाई पड़ रहा है लोगों को। जानकारी के अनुसार प्रेम राम की पत्नी की बहन के घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम में मना करने के बाद भी वो जाना चाहती थी, अपने परिवार में जाना चाहती थी। इससे वो नाराज हो गया। अब पत्नी उसकी जायदाद है तो उसने सोचा कि इसको जरा सबक सिखाया जाए, और उसके बाद मोटरसाइकिल से बांध के उसे ऐसे घसीटा पूरे गांव में, और गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोक के इस महिला की मदद कर दे। हैरानी की बात यह है कि कोई भी इस महिला को बचाने नहीं आया। जब ये जानकारी सामने आई तो मामले को इस तरीके से तूल पकड़ा। यह मामला दुल्हन खरीदने का भी हो सकता है, ऐसा पुलिस बता रही है। पुलिस इस एंगल को भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने 10 महीने पहले 2 लाख रुपए में पीड़ित को पड़ोसी राज्य से खरीदा था। जब खरीदा था तो संपत्ति जैसे खरीदी थी तो उसका जैसे भी इस्तेमाल करो। पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है, क्योंकि वीडियो में साफ है कि कोई दूसरा व्यक्ति इस वीडियो को रिकॉर्ड करके बाद में इसे अपलोड करता है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को अपने आप को एक सभ्य समाज कहते हुए इन सब घटनाओं के बीच में। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। देश की आबादी को लेकर सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 2036 तक, यानी कि अब से 12 साल बाद, भारत की आबादी 152.2 करोड़ होने की संभावना है। यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से सामने आई है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ेगी। 2036 तक 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं की संख्या होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2011 के अगर आंकड़ों की बात करें, जो आखिरी बार सेंसस हुआ था, उसमें 2011 के आंकड़ों में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या देश में देखी गई थी। 2036 तक महिलाओं की संख्या 48.8% हो जाएगी। 2011 में यह 48.5% थी। 12 सालों में कामकाजी लोगों की संख्या बढ़कर 65% हो जाएगी। 2011 में 60.7% कामकाजी लोग थे।
इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 वर्ष से कम आयु के लोगों का अनुपात घटेगा, जिसका कारण प्रजनन दर की कमी आना हो सकता है। 2011 से 2036 तक यह अनुपात घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। 60 वर्ष और उससे ज्यादा की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि देखने को मिल सकती है। 2020 में बच्चे पैदा करने की दर निरक्षर आबादी में 33.9% थी। 2020 में पढ़ी लिखी आबादी में 11% थी। ये दर उन महिलाओं के लिए भी काफ़ी कम है जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो सामाजिक और जागरूक महिलाएं हैं, जो ज़रूर जो है जिस तरीके की जागरूकता आई है उसकी बात भी इसमें की गई है। इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। मनु गौर पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौर साहब। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। हम 140 करोड़ की आबादी ऑलरेडी हैं, तो 12 साल में 152 करोड़ की आबादी तक पहुंचना, ये क्या, इसको कैसे स्टैटिस्टिकली देखा जाए? क्या बहुत बड़ी उछाल है या एक नॉर्मल पेस पर बढ़ती हुई आबादी आपको दिखाई पड़ रही है? देखिए अंकित जी, बड़े सोचने का विषय है। ये रिपोर्ट जब आई तो मैं पढ़ रहा था। हमारे देश की वर्तमान आबादी कितनी है आज हमें नहीं पता है। कोई 140 करोड़ बोलता है, कोई 141 बोलता है, कोई 143 बोलता है, यूएन कुछ कहता है। ठीक है, तो कोई कभी खबर आती है कि भारत आबादी में चीन को क्रॉस कर गया है। तो वास्तविक आंकड़े आबादी के क्या हैं ये वर्तमान में हमें पता ही नहीं है। यदि हम मान भी लें कि लगभग 143 करोड़ हमारी आबादी है, 142-43 करोड़ हमारी आबादी है, और अगले 12 वर्षों में जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 152 करोड़ भारत की आबादी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 12 वर्षों में 9 से 10 करोड़ लोगों की वृद्धि होगी जनसंख्या में। जबकि वहीं अगर हम वर्तमान जन्म दर को देखें और मृत्यु दर को देखें, तो वर्तमान जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही लगभग 1.25 करोड़ है। तो 1.25 करोड़ हम सालाना वैसे ही बढ़ते हैं। उसके बाद वो कौन सा गणित है, किस हिसाब से सिर्फ अगले 12 साल में हम सिर्फ 9-10 करोड़ बढ़ पाएंगे, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। क्या ये एक बड़ा कारण ये भी है कि सेंसस जिस तरीके से अभी तक नहीं हो पाया है, उसको पहले कोविड के नाम पर नहीं हो पाया था, तो क्या आपको लगता है कि पहले किस आंकड़ों के बेसिस पर ये कहा गया है वो थोड़ा साफ हो, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या गणित, क्या फॉर्मूला लगाया गया है? देखिए, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये सब सैंपल सर्वे हैं, तो एक्चुअल डेटा जब तक आपके पास नहीं आएगा जनसंख्या का, भारत में वास्तविक जनसंख्या भारत की कितनी है, जब तक नहीं आएगा। अभी अगर आप देखें तो अलग अलग माध्यमों से हम लोगों की भी कई रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं, हमने भी कई रिसर्च करा है। तो अलग अलग विभागीय आंकड़ों में देखें तो जैसे आधार कितने बने हुए हैं, या अलग अलग विभागों की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो जो स्कीम्स हैं उनके लाभार्थियों की संख्या देखें जी। तो उस हिसाब से देखें तो हमारी आबादी, और जिस तरह से यूएन और भारत सरकार भी कहती है कि अब हम आबादी में चीन को क्रॉस कर चुके हैं, तो यदि हम अपनी आबादी उतनी मानेंगे तो तब भी हम 152 करोड़ 2036 में जैसा ये रिपोर्ट बता रही है, मेरी समझ से बिल्कुल परे है। हम इससे बहुत आगे होंगे। तो ठीक है, तो एक तो संख्या और इसका क्या फॉर्मूला है उसके ऊपर बड़ा सवाल है। दूसरा, मैं आपसे इस पे जो ब्रॉड स्ट्रोक्स, जो बड़ी बातें इसमें कही जा रही हैं कि महिलाओं की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो बढ़ती थोड़ी और बेहतर होती दिखाई दे रही है, अनुपात पुरुषों के मुकाबले और बेहतर होता दिखाई पड़ रहा है। एक जो अलग दूसरी इसमें बात जो कम से कम कही जा रही है कि 15 वर्ष से कम की जो आबादी है वो घटती दिखाई पड़ रही है, तो क्या इशारे कर रही हैं? देखिए, दो विषय हैं। यदि हम ये सेक्स रेशो की, लिंगानुपात की बात करें तो आज़ादी के समय हमारा लिंगानुपात लगभग 946 के आसपास था। हम आज इतने सालों की तरक्की के बाद, इतने सालों के सारे प्रयोगों के बाद, आज हम अपने लिंगानुपात को बढ़ा नहीं पाए हैं। अगर हम देखें, जब कहा जाता था कि भारत गरीब था, भारत बिल्कुल गुलाम था और भारत अनपढ़ हुआ करता था,
1901 में, तब हमारा लिंगानुपात 972 हुआ करता था। और आज इतने सब कुछ चीजों के बाद हम अपने लिंगानुपात पे आज भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वास्तविक ये है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े ये प्रदर्शित कर रहे हैं जी। फर्टिलिटी रेट के लिए आपने बोला, फर्टिलिटी रेट ठीक है, हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, हर वर्ग में कम हो रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि बच्चे कम पैदा करता है। आज के समय में लोग बाग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, कॉर्पोरेट कल्चर में आप चले जाइए। आज के समय में लोग बाग शादी नहीं करना चाहते, वो लिव इन में रहना चाहते हैं क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो जब एक वर्ग ऐसा है जो बच्चे पैदा नहीं कर रहा, एक वर्ग ऐसा है जो कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, जिसमें 4-4, 5-5, 6-6, अगर आप देखें 2011 का ठीक है। सेंसस हमारे पास है। 2011 के सेंसस में 34 करोड़ विवाहित महिलाएं हमारे देश में थी। उन 34 करोड़ में से 18 करोड़ वो थी जिनके 2 या उससे कम बच्चे थे, और 16 करोड़ के करीब ऐसे थी जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे थे। तो इसका मतलब जिनके ज्यादा बच्चे थे, उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? हम इसे सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से ना बिल्कुल, देखें, बिल्कुल। उन अभिभावकों की जिम्मेदारी की तरफ से हमें देखना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में 15 अगस्त को लाल किले से बोला भी था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा और ठोस आंकड़ों के जरिए अगर बातचीत हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ बनाने में मदद मिलेगी। क्योंकि जैसे बार बार ये बात हो रही है कि अभी तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है, बिल्कुल एक रहस्य के पर्दा बना हुआ है कि सेंसस जो है इतना महत्वपूर्ण पूरी प्रोसेस होती है, सब देश के लोगों को गिना जाता है कौन कितना कहाँ किस स्थिति में है, और उसके बाद वो सरकार को मदद नहीं मिलती है उन आंकड़ों के जरिए अलग अलग पॉलिसीज बनाने में। तो सेंसस जब तक नहीं होगा तब तक शायद ये सब आंकड़े जो हैं एक संशय के दायरे में जरूर रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अडानी ग्रुप के शेयरों के लिए अच्छी खबर है। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनी MSCI ने बड़ी राहत देते हुए अडानी समूह और उसकी संबंधित कंपनियों के जो कवरेज पर रोक लगी थी उसको हटा दिया है। इससे पहले MSCI ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों को लेकर कुछ चिंताएं जताई थी और उसकी कवरेज पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कंपनी ने कहा है कि उसने अडानी समूह की ताज़ा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। अडानी ग्रुप के शेयर्स पर लगी रोक हटा दी गई। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनी ने बड़ी राहत दी है। MSCI ने 2 कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से हटा दिया था। MSCI ने कंपनियों के शेयरों को लेकर कुछ चिंताएं जताई थी। अब कंपनियों के बिजनेस ऑपरेशंस की ताज़ा स्थिति को देखते हुए रोक हटा ली गई है। MSCI के मुताबिक इंडेक्स रिव्यू के बदले को लागू किया जाएगा। उसकी शुरुआत अगस्त 2024 के इंडेक्स रिव्यू से होगी। MSCI ने कहा है कि वह आगे भी अडानी समूह के शेयरों पर नज़र रखेगी। MSCI अडानी ग्रुप द्वारा जुटाए गए और प्रस्तावित फंड पर विचार करेगी। ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में भारत का वेटेज 18.8% से बढ़कर 19.8% हो गया है। चीन का वेटेज 24.7 से घटकर 24.2% रह गया है। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।